आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भूगोल। ठीक है ना। आज हम लोग विषय भूगोल के बारे में हम लोग देखेंगे। और इसमें भूगोल, देखिए भूगोल में दो किताब है। कितना? दो। ठीक है। एक भाग 1 है और दूसरा जो है वो भाग 2 है। तो हम लोग भाग 2 का 1 से लेकर 3, यानी पहला से लेकर तीसरा चैप्टर तक जो है हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। और ये जितने भी प्रश्न है ये सभी जो है आपको एग्जाम दृष्टि से, ठीक है ना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न को महत्वपूर्ण प्रश्न को चुन कर लाया गया है। ठीक है। तो इस सभी प्रश्न को आप देख लीजिएगा, पहला से लेकर और तीसरा चैप्टर तक। ये जितने भी मतलब स्टूडेंट है उन सभी के लिए क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक है ना, इसको आप ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में 183 दिन या उससे अधिक दिन कार्य करता है तो उसे किस वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो देखिए आपको एक चीज समझाते हैं कि जैसे श्रमिक होते हैं, क्या होते हैं? श्रमिक। तो श्रमिक को 3 वर्गों में रखा जाता है। एक होता है, सबसे पहला होता है मुख्य श्रमिक। क्या होता है? मुख्य श्रमिक। दूसरा होता है सीमांत सीमांत श्रमिक। और तीसरा होता है अश्रमिक। ठीक है। तो अभी हम लोग समझते हैं कि ये तीनों होता क्या है। ठीक है ना। अश्रमिक, ये तीनों होता क्या है, पहले इसको हम लोग कवर करते हैं। देखिए मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? तो वह व्यक्ति, ठीक है ना, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कितने, एक वर्ष में 183 दिन या 183 दिन से अधिक, ठीक है, जो एक वर्ष में 183 दिन या 183 दिन से अधिक कार्य करता है, अधिक कार्य करता है, उससे हम लोग क्या कहेंगे? तो मुख्य श्रमिक। यानी इसमें निकला 183 दिन से अधिक। अब देखो एक वर्ष में कितना, 365 दिन होता है। तो 365 के आधिया हम लोग निकालें तो कितना आएगा? 183 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी 6 माह। तो जो व्यक्ति एक वर्ष में अगर 183 दिन से अधिक काम करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य श्रमिक कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य श्रमिक। ठीक है। अब दूसरा सीमांत श्रमिक किसे कहेंगे? अब सीमांत श्रमिक वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। देखो सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? तो वह व्यक्ति जो एक वर्ष में एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है। ठीक है ना, 183 दिन से कम काम करता है। तो 183 दिन से कम काम करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? सीमांत श्रमिक। और फिर है अश्रमिक। अब तीसरा क्या है? अश्रमिक। तो अश्रमिक किसे कहा जाता है? तो वह व्यक्ति जो एक वर्ष में एक दिन भी काम नहीं करता है, ठीक है ना, अर्थात वह बेरोजगार होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अश्रमिक कहेंगे। ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब इसका आंसर आप बताइए। यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में 183 दिन या उससे अधिक दिन कार्य करता है तो उस व्यक्ति को किस वर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो आप कहिएगा क्या? मुख्य श्रमिक की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीमांत श्रमिक क्या होता है? तो सीमांत श्रमिक का होने का अर्थ होता है कि जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है। ठीक है। और अश्रमिक होता है कि जो एक भी दिन काम नहीं करेगा, एक दिन भी काम नहीं करेगा, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? अश्रमिक कहेंगे। ठीक है। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद से हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है? यानी सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अच्छा बताइए। भारत में कुल राज्यों
की संख्या। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28। ठीक है, तो आप ये बताइए कि क्या 28 राज्यों में एक ही बराबर जनसंख्या होगा? किसी राज्य में कम होगा, किसी राज्य में अधिक होगा। तो यही कुछ जनसंख्या मतलब क्या होता है? जनसंख्या मतलब होता है लोग, ठीक है ना, लोगों की संख्या। क्या होता है? लोगों की संख्या। तो आप बताइए कि क्या 28 जो भारत में राज्य है, तो क्या 28 राज्य में लोग की संख्या एक ही बराबर होगा? सभी राज्य में एक ही बराबर लोग रहेंगे? नहीं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाए कि किस राज्य की जनसंख्या, आखिर मतलब किस राज्य में सबसे कम लोग रहते हैं? तो आप याद रखिएगा सिक्किम में। किस राज्य में? सिक्किम में सबसे कम। सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं? सिक्किम में। अगर हम लोग अधिक की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, रहती है। अच्छा, हम लोग किस राज्य में रहते हैं? तो बिहार राज्य में रहते हैं। कौन सा? बिहार राज्य। तो बिहार राज्य का स्थान देखा जाएगा तो आपका भारत में तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान। तो जनसंख्या की दृष्टि से आपके राज्य बिहार का स्थान कितना है? तीसरा। सबसे अधिक किसका है? तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का। सबसे कम किसका है? सिक्किम का है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन बचे कि किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है? तो किसका कम है? तो सिक्किम का कम है। ठीक है, बिहार का स्थान कितना है? तो बिहार का तीसरा स्थान है। ठीक है, यानी पहला नंबर पे यूपी आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, उसके बाद से फिर बिहार आता है, और फिर आपका पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, तो ये चारों को जो है वह याद रखिएगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य की साक्षरता दर निम्नतम है? साक्षरता दर कहने का मतलब शिक्षा प्रतिशत। ठीक है ना, शिक्षित लोगों की प्रतिशत कह सकते हैं। तो इस शिक्षा का प्रतिशत जो है वह किस राज्य का निम्नतम? निम्नतम मतलब होता है सबसे कम। क्या होता है? सबसे कम। तो किस राज्य की साक्षरता दर सबसे निम्नतम है? तो याद रखिएगा ये आपका बिहार का है। किसका है? बिहार का है। ठीक है, बिहार का साक्षरता दर क्या है? सबसे निम्नतम है। उच्चतम बोलेगा, उच्चतम, तब आप कहिएगा केरल का। ठीक है, किसका है? केरल का है। यहाँ से 2 क्वेश्चन है, किस राज्य की साक्षरता दर निम्नतम है? तो बिहार का। और केरल का कहेगा तो ये आपका सबसे अधिक है, उच्चतम है। किस राज्य का साक्षरता दर उच्चतम है? तो केरल का साक्षरता दर उच्चतम है। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए, हम आपको 2 डाटा बताते हैं। एक 2001 वाला आप याद रखिएगा। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार। जनगणना मतलब क्या होता है? जनगणना मतलब लोगों को गिनने की प्रक्रिया। ठीक है ना, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो 102.8 करोड़। कितने? 102.8 करोड़। अगर वहीं 2011 के हिसाब से बात किया जाएगा, 2011 की जनगणना के हिसाब से उस समय भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़। अगर यहाँ पे क्वेश्चन अगर 2001 के हिसाब से पूछता, 2001 के हिसाब से कितना रहता है? 102.8 करोड़। ठीक है, तो 4 नंबर के अनुसार 121 करोड़ हो जाएगा। 5 नंबर है कि बिहार की जनसंख्या कितनी है? आपको ये बताइए कि सबसे पहले तो ये बताए कि बिहार जो है वह जनसंख्या की दृष्टि से कितना स्थान आता है? तीसरा स्थान आता है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है कि बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो 10.41 करोड़। ये 2011 की डाटा है। जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। ठीक है ना, तो यह 2011 के अनुसार से दिया हुआ क्वेश्चन 10.41 करोड़। अभी जो है लगभग 13.5 करोड़ जो है बिहार की जनसंख्या है। चलिए, जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का स्थान कितना है? ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग 2011 की डाटा उठाते हैं और देखते हैं 2011 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से। तो 1 पर चीन आता है। कौन आता है? चीन। 2 पर भारत है। कौन है? भारत। और 3 पर जो आपका अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 1 पर चीन है, 2 पर भारत है, 3 पर अमेरिका है। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो अभी आपको बताएं कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान है। ठीक है,
तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष हुआ था? तो आपको बता देते कि भारत में सबसे पहली पूर्ण जनगणना, ठीक है ना, पूर्ण पहली जनगणना, तो पहली पूर्ण जनगणना हुआ था 1881 में। कब हुआ था? 1881 में। और जनगणना जो है वो 10 वर्षों के बाद होती है। कितने वर्षों के बाद? 10। जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद होती है। तो अब ऐसे ही आप सोचिए कि 1881, फिर 10 साल बाद हुआ तो 1891, फिर इसमें 10 साल बाद हुआ तो 1901, ऐसे करके फिर 1911, ऐसे करते करते फिर 2001 में हुआ होगा, फिर 2011 में हुआ होगा। तो फिर अब अगला जो जनगणना 2021 में होने वाला था, लेकिन 2021 में नहीं हुआ, कोरोना काल के चलते, ठीक है ना, कोरोना के कारण जो है वह जनगणना नहीं हुआ। तो अंतिम जनगणना कब हुआ था? तो 2011 में ही हुआ था, ठीक है। और पहली पूर्ण जनगणना कब हुआ था? तो 1881 में हुआ था, ठीक है ना। अब आगामी, आगामी यानी होता है कि आने वाला, ठीक है। तो आगामी जनगणना कब होना है? तो 2031 में होना है, ठीक है ना। कब होना है? 2031 में। तो इसमें याद रखिए, पहली जनगणना 1881, उसके बाद से अंतिम जनगणना 2011, आगे आने वाले जनगणना कब होना है? तो 2031 में होना है, ठीक है। तो इस सभी कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। तो भारत की अंतिम जनगणना कब हुआ था? तो 2011 में हुआ था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आपको हम बताएं कि सबसे कम, सबसे कम, तो सबसे कम जनसंख्या किसका बताए? तो आपको सिक्किम, कौन सा हम लोग पढ़े? सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी? सिक्किम। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या की बात करेगा, अधिक जनसंख्या, तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बिहार का स्थान, बिहार का स्थान, तो बिहार का स्थान कितना था? तो तीसरा जो है बिहार का स्थान था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत में बिहार का स्थान, तो आपको बताएं, एक पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। दो पर कौन है? तो महाराष्ट्र है। फिर 3 पर कौन आता है? तो बिहार आता है, ठीक है। और 4 पर कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। तो अब बताइए कि बिहार का स्थान जो है भारत में कितना है? तो तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह तीसरा स्थान में जाएगा, ठीक है। भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताए कि यहाँ पे भारत की पहली जनगणना तो 1872 में। कब हुई थी? 1872। अच्छा, एक चीज आप समझिए कि आप एक सर अभी 1881 बताएं, तो 1881 वाला कॉन्सेप्ट ऐसे था कि पहली, पहली पूर्ण जनगणना पूछेगा, ठीक है ना, पहली पूर्ण जनगणना पूछेगा, तब आप कहिएगा 1881 में। कब? 1881 में। लेकिन ऐसे अगर पूछ, अब देखो पूर्ण कहने का मतलब कि उस समय पूरे भारत के लोगों को गिना गया था। लेकिन 1872 में सबसे पहली बार जनगणना हुआ था, ठीक है ना। भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 में। लेकिन उस समय पूरे भारत के लोगों को नहीं गिना जा सका, ठीक है ना। तो वह असफल रहा, आप ऐसे समझ सकते हो, असफल रहा। लेकिन जो 1881 में हुआ तो संपूर्ण जनगणना था, यानी यहाँ से भारत के सभी लोगों को गिना गया था, ठीक है। तो ये जो है आपका 10 नंबर का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? 1872। अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता कि भारत की पहली, अगर यहाँ पे पूर्ण शब्द रहता, तब आप कहते 1881, ठीक है। अंतिम जनगणना कब हुआ था? अंतिम, तो बताए 2011 में। आगामी यानी आने वाले जनगणना कब होने वाला है? तो 2021 में होने वाला है। चलिए 10 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर कर लिए होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की स्त्री साक्षरता दर उच्चतम है? देखिए स्त्री साक्षरता दर पूछे, स्त्री साक्षरता दर या फिर आपका साक्षरता दर का है, दोनों का एक ही जो है ना स्थान है, ठीक है। अगर सबसे उच्चतम की बात की जाए दोनों में, ठीक है ना, स्त्री में भी या फिर साक्षरता दर में भी, उच्चतम की बात किया जाए तो केरल, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह सिर्फ साक्षरता दर हो, ठीक है। उसके बाद से अगर निम्नतम की बात किया जाएगा, निम्नतम, तो यहाँ कौन आ जाएगा? बिहार आ जाएगा, दोनों में, चाहे वह स्त्री साक्षरता दर हो चाहे या फिर साक्षरता दर हो, ठीक है।
तो इसको याद रखिएगा। अब बताइए कि किस राज्य की स्त्री साक्षरता दर उच्चतम है, तो किसका हो जाएगा, तो केरल का। अगर निम्नतम का होता, निम्नतम निम्नतम का होता तो किसका हो जाता, बिहार का हो जाता। 12 नंबर क्वेश्चन कि भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात यानी कितने प्रतिशत लोग जो है वह नगर में रहते हैं। तो देखिए भारत की अगर हम लोग जनसंख्या की बात करेंगे, यानी दो बस्ती होता है, एक ग्रामीण होता है, क्या होता है, ग्रामीण, और दूसरा क्या होता है, नगरीय होता है। अगर हम भारत की बात करें तो गांव में जो है वो मतलब नगर में, पहले हम लोग देख लेते हैं, नगर में जो जनसंख्या 31.16% है, यानी कभी कभी सन्निकट निकालकर लगभग 31% भी दे देता है। और ग्रामीण की बात किया जाएगा तो 65.69%, या फिर इसको कभी जो है वो 69% भी दे सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ कि भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात कितना प्रतिशत है, तो 31.16% है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात, यहीं पे दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे, आप इसको कवर कर लिए क्या, 69% लगभग। ऐसे देखिएगा तो पूरा एक्यूरेट जो है वो इतना आएगा, 68.69%। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक की खोज किस वर्ष हुई थी। सबसे पहले देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है। ठीक है ना, तो मानव विकास सूचकांक जो है ना, यह मानव विकास की स्थिति को दर्शाता है, मानव विकास की स्थिति को दर्शाता है, यानी दिखाता है कि किस देश का या राज्य का मतलब मानव विकास जो उच्च है या निम्नतम है। ठीक है, तो इसकी खोज कब हुई थी, 1990 में। इसको निर्मित किसने किया था, तो डॉक्टर महबूब उल हक। कब किए थे, तो यहाँ पे 1990 में। ठीक है ना, और ये डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे, तो पाकिस्तान के निवासी थे। कहाँ के, पाकिस्तान के निवासी थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो 14 का 1990 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर, अभी हम लोग राज्य पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, राज्य। तो राज्य में आपको क्या बताएं, किसका साक्षरता दर अधिक है, तो केरल का। किसका कम है, तो बिहार का। लेकिन अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है ना, टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितना है भारत में, तो 8 है। तो इस 8 केंद्र शासित प्रदेश में किसका साक्षरता दर सबसे अधिक है, याद रखिएगा, लक्षद्वीप का। किसका, लक्षद्वीप का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व उच्चतम है, तो दिल्ली। देखो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है ना, 1 वर्ग किलोमीटर में, यानी 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। तो किस शहर में 1 किलोमीटर में सबसे अधिक लोग रहते हैं, तो दिल्ली में। कितना, दिल्ली में कितना लोग रहते हैं, तो 11,297 व्यक्ति। ठीक है ना, यानी दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है। चलिए मानव विकास सूचकांक अभी बताया कि मानव विकास सूचकांक की खोज कब हुआ था, तो 1990 में। कब हुआ था, 1990 में। उसके बाद से किसने निर्मित किया था, तो डॉक्टर महबूब डॉक्टर महबूब उल हक। कहाँ के निवासी थे, तो पाकिस्तान के निवासी थे। कहाँ के, पाकिस्तान के निवासी थे। ठीक है, तो ये जो मानव विकास सूचकांक होता है वो काम कैसे करता है, तो देखो इसमें प्रत्येक देश को, ठीक है ना, मानव विकास सूचकांक में क्या होता है, तो प्रत्येक देश को 0 से 1 के बीच का अंक दिया जाता है। 0 से 1 के बीच का अंक दिया जाता है। अब जिस देश का स्कोर 0 के पास होता है, ठीक है ना, जिस देश का स्कोर 0 के पास होता है वह निम्न मानव विकास को दर्शाता है, और जिस देश का स्कोर 1 के पास होता है वह उच्च मानव विकास को दर्शाता है। तो बताइए मानव विकास सूचकांक में प्रत्येक देश को कितना अंक दिया जाता है, तो 0 से 1 के बीच। कितना, 0 से 1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है
किस राज्य की स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है? तो अभी बताया कि अगर दोनों पूछेगा तो निम्नतम बिहार हो जाएगा, उच्चतम केरल हो जाएगा। केरल जो क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। लेकिन निम्नतम पूछा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। निम्नलिखित में से प्रतिकर्ष कारक नहीं है। देखो ये सबसे पहले हम समझते हैं प्रतिकर्ष कारक क्या होता है। तो जो प्रवास होता है, प्रवास, प्रवास क्या होता है, तो एक स्थान से, प्रवास किसे कहते हैं, तो एक स्थान से, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, प्रवास। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। तो प्रवास के दो कारक होते हैं, एक प्रतिकर्ष कारक होते हैं, क्या होते हैं, प्रतिकर्ष, और दूसरा क्या होता है, तो अपकर्ष होते हैं। तो प्रतिकर्ष, अपकर्ष। प्रतिकर्ष क्या होता है, तो वह कारक जो किसी को दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए जो है उससे परेशान करते हैं, मतलब जिसके कारण से उससे परेशान होकर, ठीक है ना, यानी उस कारण से लोग परेशान होकर उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं तो वो प्रतिकर्ष कहलाता है। अपकर्ष क्या होता है, तो जिस कारण से लोग आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है ना, आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित होकर वह दूसरे क्षेत्र से इस क्षेत्र में चले आते हैं, यानी उसको लालच से आकर्षित होकर आएंगे जाएंगे, ये अपकर्ष। अगर परेशान होकर जाएंगे तो ये प्रतिकर्ष, ठीक है ना, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। तो अब बताइए कि करे कि प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ठीक है ना, तो बेरोजगारी, ये तो मान लेते कि किसी क्षेत्र में बेरोजगारी रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा, तो वहां से लोग क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो परेशान होकर जाएंगे तो प्रतिकर्ष होगा। जल अभाव यानी जल की कमी, तो जिस क्षेत्र में जल की कमी रहेगा, लोग परेशान हो गए तो उस क्षेत्र को छोड़ के चले जाएंगे। बाढ़, अब जिस क्षेत्र में अगर मान लीजिए बाढ़ आएगा तो लोग वहां भी परेशान होंगे, तो ये भी प्रतिकर्ष कारक होगा। अब अनुकूल जलवायु कहने का मतलब है कि अच्छा जलवायु, ठीक है ना, यानी रहने के लिए, ठीक है, अच्छा जलवायु। अब ये तो मान लेते कि अनुकूल जलवायु है, अच्छा जलवायु है, तो लोग वहां से परेशान क्यों होंगे, वहां पे तो लोग और आकर्षित होकर उल्टा जाएंगे ना। तो बस यही क्या हो जाएगा, प्रतिकर्ष नहीं होगा, ये आपका अपकर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास के प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यानी प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ठीक है। तो प्रतिकर्ष कारक कौन नहीं है, तो देखिए जल अभाव, ठीक है, तो जल अभाव यानी जहाँ पे जल की कमी होगा तो वहां से लोग जाएंगे छोड़कर। बेरोजगारी, तो ये भी प्रतिकर्ष कारक है। चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, अब मान लेते किसी क्षेत्र में सब सुविधा मिल रहा है तो लोग वहां से क्यों जाएंगे, तो अपकर्ष होगा, यहीं पे लोग उल्टा में आ जाएंगे, ठीक है ना, तो ये आपका प्रतिकर्ष नहीं, क्या है, अपकर्ष है। निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? प्रवासी कहते हैं कि दूसरे जगह से उस क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, तो कहाँ पे, तो याद रखिएगा ये जो आपका मुंबई नगरीय समूह है, कौन सा, मुंबई। ये जो मुंबई है ना, मुंबई में सबसे अधिक लोग, अच्छा यही बताइए कि सबसे अधिक लोग कमाने के लिए कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र में ना, प्रवासी की संख्या सबसे अधिक कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। तो मुंबई जो नगर है ना, मुंबई में सबसे अधिक लोग जो है वह जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी, अभी बताएं, अप्रवासी कमाने के लिए, काम करने के लिए, जो वहां पर रहने के लिए लोग जाते हैं, तो सबसे अधिक लोग कहाँ जाते हैं, तो महाराष्ट्र में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी, शरणार्थी मतलब क्या होता है कि जो दूसरे जगह से आकर शरण मांग के रहता है, ठीक है ना, शरण मांग कर रहता है, जो शरण मांग कर रहता है तो उसी को हम शरणार्थी कहते हैं। तो भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए, तो बांग्लादेश से आए, कहाँ से आए, बांग्लादेश से, ठीक है। तो याद रखिए कि भारत में सबसे अधिक जो शरणार्थी है वह कहाँ से आए, तो बांग्लादेश से आए हुए हैं। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है, तो अभी आपको बताया डॉक्टर महबूब उल हक, यानी मानव विकास को निर्मित इसी ने न किया था, अगर नहीं रहते तो फिर ये जो मानव विकास की अवधारणा है उसकी देन होती नहीं, ठीक है। तो डॉक्टर महबूब उल हक, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यह पाकिस्तान के निवासी थे, कहाँ के, पाकिस्तान के निवासी थे, और यह अर्थशास्त्र के एक विद्वान थे, किस विषय का, अर्थशास्त्र का विद्वान थे डॉक्टर महबूब उल हक।
तो डॉक्टर महबूबुल्लाह के जो है निवासी थे, कहाँ के निवासी थे? तो पाकिस्तान के निवासी थे। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन धारा पुरुष प्रधान है? इसमें आप समझिए, देखो प्रवास की धारा, तो आंतरिक प्रवास की जो धारा है वो 4 होती है, ठीक है। एक होता है ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण, दूसरा होता है ग्रामीण से नगरीय, तीसरा होता है नगरीय से नगरीय, और चौथा होता है नगरीय से ग्रामीण। तो कह रहा है कि पुरुष प्रधान धारा क्या है, यानी किस धारा में पुरुष सबसे अधिक प्रवास करते थे। देखिएगा कि अधिकतर पुरुष गांव में रहते हैं और काम करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो शहर में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तो शहर में जाते हैं। तो आप बताइए कि जब अधिकतर लोग गांव में रहते हैं, काम करने के लिए शहर में जाते हैं, नगर में जाते हैं, तो ये जो ग्रामीण से नगरीय है वो क्या हो जाएगा? तो पुरुष प्रधान है। 2 नंबर जो है ये आपका पुरुष प्रधान धारा है। अगर महिला प्रधान धारा की बात किया जाए तो देखिए, महिला जो है एक गांव से दूसरे गांव में हमेशा जाती है काम करने के लिए, फिर कोई भी कार्य के लिए, ठीक है, शादी विवाह के बाद। तो यहाँ पे जो ग्रामीण से ग्रामीण क्या हो जाएगा? महिला प्रधान धारा हो जाएगा, ठीक है। तो पुरुष प्रधान धारा क्या होगा? ग्रामीण से नगरीय। महिला प्रधान धारा क्या होगा? तो ग्रामीण से ग्रामीण। तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पुरुष प्रधान धारा कौन सा है? पुरुष प्रधान धारा, तो पुरुष प्रधान धारा क्या हो जाएगा? तो ग्रामीण से नगरीय, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर है कि निम्नलिखित भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन से स्त्री प्रधान। तभी बताया कि महिलाएं जो अधिकतर एक गांव से दूसरे गांव में जाती है, तो ये आपका ए नंबर जो है वह स्त्री प्रधान धारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्प्रवासी, देखो आपको 2 चीज बताएं, एक अप्रवासी और दूसरा क्या होता है? उत्प्रवासी। अप्रवासी और उत्प्रवासी। देखो अप्रवासी क्या होते हैं? तो जहां पर लोग जाते हैं, ठीक है, जहां पर लोग जाते हैं उसे अप्रवासी, और उत्प्रवासी थे कि जहां से, ठीक है, जहां से लोग जाते हैं। तो सबसे अधिक लोग कहाँ पर जाते हैं? तो कहाँ पर जाते हैं? तो महाराष्ट्र में। सबसे अधिक लोग कहाँ पर जाते हैं? तो महाराष्ट्र में। तो अप्रवासी की संख्या कहाँ अधिक होगा? महाराष्ट्र में। और उत्प्रवासी मतलब होता है कि कहाँ से, ठीक है ना। तो जहां से जाते हैं, तो कहाँ से जाते हैं? तो सबसे अधिक लोग जाते हैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि जनसंख्या भी तो यहीं पे अधिक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 28 का बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी है? तो अभी आपको पता है बांग्लादेश, ठीक है ना। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लाख लोगों का प्रवास हुआ था? तो लगभग 50 लाख लोगों का प्रवास हुआ था। प्रवास मतलब यहाँ से आना जाना है, ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी समझा चुके हैं, प्रवास के प्रतिकर सब प्रश्न इसको भी समझाए थे। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? यानी अपकर्ष नहीं है, यानी दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए उसको आकर्षित नहीं करता है, परेशान करता है, ठीक है ना। तो देखो रहन सहन की निम्न दशाएं, तो जहाँ पे रहने सहने की जो है वह दशा नहीं, मतलब सुविधा नहीं होगा, तो लोग वहां पे मतलब आकर्षित थोड़ी ना होंगे, उससे लोग परेशान होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अपकर्ष नहीं होगा, जो ए नंबर है वो प्रतिकर्ष कारक है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष उत्तरदायी है, तो किसके लिए उत्तरदायी? तो प्रवास के लिए, प्रवास से करना ही होता है। तो 32 का जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम अगला पॉइंट देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई थी? देखो भारत में वृद्धि की, जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्था है, एक 1901 से लेकर 1921, ठीक है। दूसरा जो है 1921 से लेकर 1951, तीसरा जो है 1951 से लेकर 1981, और चौथा जो है वो 1981 से लेकर वर्तमान तक, वर्तमान तक। तो भारत में जो है ना वो ऋणात्मक, ऋणात्मक कहने का मतलब है कि भारत में आखिर किस अवस्था के दौरान देखा गया कि जनसंख्या बढ़ा नहीं था, जनसंख्या घटा था। यानी बढ़ने के बदले क्या हो गया था? जनसंख्या घट गया था। तो जब 1911 से लेकर 1921 के बीच जब जनगणना हुआ था ना, तो उस समय जो है जनसंख्या जो वह
बढ़ने के बदले घटा हुआ मिला था। तो वह ऋणात्मक मतलब जो है वो दर्ज किया गया था उस समय। तो 1911 से लेकर 1921 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1951 से 1981 यानी जो तीसरा जो था ना, तीसरा, इस समय जनसंख्या अचानक बढ़ गया था, जिसको जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट की अवधि। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला, आपको बताया मानव विकास यानी जिस देश की शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर संसाधन तक पहुंच की सुविधा हो, ठीक है ना। तो किस देश का जो मानव विकास है वो उच्च है यानी सबसे अधिक है, तो नॉर्वे का। किसका? नॉर्वे का। अगर भारत की राज्य की बात किया जाएगा, भारत की किस राज्य की मानव विकास, मानव विकास उच्च है, तो अगर राज्य की बात करेंगे हम लोग, तो ये आपका क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। तो साक्षरता दर में या स्त्री साक्षरता दर में, मानव विकास में राज्य का नाम पूछेगा तो केरल। भाई मानव विकास में अगर मान लेते नाम पूछ रहा है, देश का नाम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? नॉर्वे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है, यानी मतलब किससे देखकर पता चलता है कि उसका विकास हो रहा है, मानव का विकास हो रहा है। तो जब भी किसी के गुण में धनात्मक परिवर्तन होगा, कौन सा? धनात्मक। ठीक है, जब भी किसी के गुण में धनात्मक परिवर्तन होगा तो कहेंगे हम लोग किसका मानव विकास हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 35 क्वेश्चन हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखिए अभी हम इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? तो जनसंख्या के दृष्टि से क्या देखे थे? जनसंख्या के दृष्टि से यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे अधिक जो हम लोग देखे थे, अधिक, तो सबसे अधिक किसका था? तो यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का था। अगर हम लोग कम की बात करें तो कम किसका था? तो सिक्किम का था। किसका? सिक्किम का। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा, क्षेत्रफल यानी एरिया, ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो सबसे अधिक जो है वह राजस्थान का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा। और सबसे कम जो है वह गोवा का हो जाएगा। किसका? गोवा। गोवा का क्या हो जाएगा? सबसे कम। और सबसे अधिक किसका हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से कहेगा तो उत्तर प्रदेश और सिक्किम याद रखेंगे। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप कहिएगा गोवा। अगर सबसे बड़ा कहता तो आप क्या कहते हैं? राजस्थान। अगर बड़ा कहता तो आप राजस्थान कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है? तो केरल। मानव विकास भी कहेगा, मानव विकास, तो मानव विकास भी कहेगा तो आपका केरल ही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो जब 2011 में जनगणना हुआ था तो उस समय भारत का जो है वह जनसंख्या, यहाँ पे घनत्व नहीं जनसंख्या पूछेगा, ठीक है ना। जनसंख्या कितना था, यहाँ पे घनत्व को आप हटा लीजिएगा। तो देखो दो गो आंकड़ा बताए थे कि 2001 के अनुसार, तो 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था? तो 102.8 करोड़। फिर बताए 2011 के अनुसार, तो 2011 के अनुसार जनसंख्या कितना था भारत का? तो 121 करोड़ है। ठीक है, तो अब बताइए कि 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या जो था वह कितना था? तो 121 करोड़ था। ठीक है, 121 करोड़। अच्छा चलिए, ये तो जनसंख्या हो गया। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो घनत्व के हिसाब से दिए, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब हुआ कि कितना जो लोग है वो 1 किलोमीटर में रहते थे, 1 वर्ग किलोमीटर में। तो कितना लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते थे? तो याद रखिएगा 382 लोग। कितने? 382 लोग। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व जो है भारत का 2011 के अनुसार कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 1 वर्ग किलोमीटर में। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो 4 भाषा समूह होता है, चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रिक, भारतीय आर्य, द्रविड़। तो जो सबसे विशालतम जो है, सबसे अधिक जो लोग है ना, वो आपका भारतीय आर्य से, ऑप्शन नंबर सी। और सबसे कम की बात किया जाएगा तो सबसे कम चीनी तिब्बती से। तो भारत में विशालतम जो भाषा समूह है वो कौन है? भारतीय आर्य। और सबसे कम किससे? तो चीनी तिब्बती, यानी सबसे कम चीनी तिब्बती, सबसे अधिक
भारतीय आर्य। तो कहे कि भाषा परिवार कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन, तो चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रिक, भारतीय आर्य और द्रविड़। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम अभी बताए चीनी तिब्बती, सबसे कम चीनी तिब्बती। सबसे अधिक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, भारतीय यूरोपीय हो जाएगा। सबसे अधिक भारतीय यूरोपीय का हो जाएगा। उसके बाद से अगला पॉइंट पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो देखो, अगर जनसंख्या कहेगा, जनसंख्या, तो जनसंख्या किस राज्य का देखा, तो यूपी का। किसका, यूपी का। कम किसका है, तो सिक्किम का है। किसका है, सिक्किम का है। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल कहेगा तो राजस्थान का अधिक है क्षेत्रफल, और कम किसका है, तो गोवा का है। अगर जनसंख्या घनत्व कहेगा तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो बिहार का है। कितना, बिहार का है। और 1106, यानी बिहार में 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। और सबसे कम किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, इसका 17 होगा। कितना, 17। और भारत का 2011 के अनुसार कितना था, तो 382 व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है, क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। तो सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। और इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 17 व्यक्ति। कितने, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में मात्र जगह 17 लोग रहते हैं। कितना लोग रहते हैं, 17 लोग रहते हैं। अब बात करें बिहार, तो बिहार का सबसे अधिक है। ठीक है ना, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का है। सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश। कितना, 17। तो बिहार का कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए, उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में। आगामी जनगणना कब होने वाला है, तो आगामी जनगणना जो है 2031 में। अंतिम जनगणना कब हुआ था, अंतिम जनगणना तो 2011 में। भारत की पहली जनगणना कब हुआ था, भारत की पहली जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में। तो ये सभी पॉइंट को याद रखिएगा। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, अभी बताए बिहार का। किसका, बिहार का। ऑप्शन नंबर डी। कितना, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 45 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो बताया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा, राजस्थान। वही सबसे छोटा कहेगा ना क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो गोवा हो जाता है। क्या हो जाता है, गोवा। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो देखिए, एक पर बिहार है। कौन है, बिहार। दो पर जो है वो पश्चिम बंगाल है। कौन है, पश्चिम बंगाल है। तो बिहार जब ऑप्शन में नहीं दिया तो पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी जो है वो राइट आंसर। जनगणना यानी जो लोगों को गिना जाता है वो कितने वर्षों के बाद, तो याद रखिए कि हमेशा 10 वर्षों के बाद। कितने, 10 वर्षों के बाद जो है जनगणना होती है। तो 47 का ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पुरुष प्रवास, यानी भारत में जो पुरुष है, ठीक है ना, वह उनके प्रवास के दूसरे जगह जाने का जो मुख्य कारण है। कारण तो बहुत होता है, पढ़ने के लिए या फिर खेलने के लिए, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण है वो पुरुष प्रवास का, वो क्या है, तो काम और रोजगार। देखिए कि भारत के जो अधिकतर लोग हैं वो काम और रोजगार के चलते एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगर वही महिला का पूछता, महिला प्रवास का मुख्य कारण तो विवाह हो जाता है। क्या हो जाता है, विवाह। पुरुष का पूछेगा तो काम और रोजगार। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो अभी देखिए, अभी हम क्या बताए 2001, तो 2001 के अनुसार 102.8 करोड़। और वहीं 2011 के अनुसार पूछता तब आपको आता है 121 करोड़। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, यानी भारत में कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं। तो याद रखिएगा, 74.04%। कितना, 74.04। और ये जो कुल स्त्री साक्षरता दर कहेगा, स्त्री साक्षरता दर, तो स्त्री साक्षरता दर कहेगा तो 65.46%। और सबसे अधिक किस राज्य का साक्षरता दर है, तो सबसे अधिक केरल का है, सबसे कम बिहार का है। तो इसका पॉइंट जितना भी बोल रहे हैं इसको आप नोट करते चलिएगा।
चलिए यहाँ से क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे कि भारत की भारत की स्त्री साक्षरता दर अभी बताए 65.46। तो स्त्री साक्षरता दर कितनी है? 65.46। किस राज्य का अधिक है? तो केरल का। किस राज्य का कम है? तो बिहार का। और ये क्या है? 74.04 का यह साक्षरता दर है। क्या है? साक्षरता दर है। इसमें दोनों शामिल है, स्त्री में सिर्फ महिलाएं शामिल है, ठीक है ना। और सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य का है? तो केरल का है। किस राज्य का कम है? तो बिहार का सबसे कम है। बिहार के लोग किस भाषा परिवार के साथ जुड़े हैं? तो द्रविड़ियन, ठीक है ना। कौन सा? द्रविड़ियन। बिहार, तमिलनाडु, ये सब जो है वो द्रविड़ियन भाषा परिवार से जुड़े हुए हैं। इनमें से कौन प्रवास के घटक नहीं है? यानी आपके सामने 3 ऑप्शन है और पूछा जा रहा है कि किस कारण से जो है वो, मतलब प्रवास जो है ना, प्रवास जो है प्रवास का हो सकता है, या फिर यहाँ पे जनसंख्या परिवर्तन का हो सकता है। क्या कर सकता है? जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं किसी क्षेत्र की जनसंख्या 500 है, अचानक किसी का जन्म हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 501। यानी जनसंख्या में क्या हो गया? परिवर्तन आ गया। क्या हो गया? जनसंख्या में परिवर्तन आ गया, ठीक है ना। तो जनसंख्या परिवर्तन जो है वह किस कारण से जो है नहीं होता है। ये तो आप देख लीजिए किस कारण से होता है, तो किस किस कारण से होता है ये आप बता सकते हैं कि जब किसी का जन्म होगा तो जनसंख्या में परिवर्तन हो जाएगा। मृत्यु होगा, जैसे मान लेते 500 जनसंख्या है, अचानक कोई मर जाता है तो 499 फिर यहाँ पे परिवर्तन आया। तो मृत्यु, जन्म के कारण जनसंख्या बदलता है, मृत्यु के कारण जनसंख्या बदलता है। प्रवास करते हैं, मान लेते कोई क्षेत्र, अभी किसी क्षेत्र में 500 लोग है और यहाँ से कोई अचानक कोई आ गया रहने के लिए, तो 500, इससे भी जनसंख्या बदलता है। तो ये जो तीनों है ना, तीनों से जनसंख्या में परिवर्तन आता है, लेकिन आवाज से कोई मतलब नहीं रहता है, इससे कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक कोटि जो है वो उच्चतम है? तो केरल का। साक्षरता दर में किसका अधिक है? तो केरल का ही साक्षरता दर अधिक है। डॉक्टर महबूबुल हक कहाँ के निवासी थे? तो पाकिस्तान के निवासी थे। और ये अर्थशास्त्र कौन सा? ये जो थे डॉक्टर महबूबुल हक, वो अर्थशास्त्र विषय का विद्वान थे। डॉक्टर महबूबुल हक जो है वो अर्थशास्त्र विषय का विद्वान थे। योजना आयोग को भंग करके देखो, पहले क्या था, लेकिन मतलब जो है ना, याद रखिएगा कि नीति आयोग था। कौन सा? नीति आयोग पहले चलता था, नीति आयोग। तो नीति आयोग को 2014 में जो भंग कर दिया गया और इसके जगह पर योजना आयोग लाया गया। क्या लाया गया? योजना आयोग। योजना आयोग। यह योजना आयोग कब लागू किया गया था? तो 1 जनवरी 2015। उस समय जो श्री नरेंद्र मोदी है वो प्रधानमंत्री थे। योजना आयोग का या फिर नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे नीति आयोग नहीं पूछ रहा है। अगर योजना आयोग देखिएगा तो 1950 में इसका गठन किया गया था। तो 1950 में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री थे। लेकिन वहीं अगर, रुकिए 1 मिनट, देखो यहाँ पे योजना आयोग कह रहा है, ठीक है ना। तो योजना आयोग कह रहा है, तो यहाँ पे योजना आयोग को भंग करके क्या लाया गया था? तो नीति आयोग। नीति आयोग। तो नीति आयोग 2015 में लागू किया गया था। कब? 2015 में। और योजना आयोग कब लागू किया गया था? योजना आयोग 1950 में। 1950 में लागू किया गया था, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जब 2015 में इसको लागू किया गया तो उस समय कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? नरेंद्र, योजना आयोग का है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर यहाँ पे नीति आयोग का था, नीति आयोग, तब आप कहते क्या? श्री नरेंद्र मोदी। देखो यही क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन जब कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950। नीति आयोग, अब इसके स्थान नीति आयोग कब ले लिया? तो 1 जनवरी 2015। ठीक है। भारत में नीति आयोग की शुरुआत, नीति आयोग अब कहा जा रहा है यहाँ पे, नीति आयोग की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, 2015 में।
डॉक्टर महबूबुल्लाह किस विषय के विद्वान थे? तो याद रखिए अर्थशास्त्र। कौन सा? अर्थशास्त्र। जनसंख्या विस्फोट की जनसंख्या विस्फोट की अवधि में जो है ना कौन जाना जाता है? तो अभी आपको हम बताएं कि 1951 से लेकर 1981। ठीक है, कौन सा? 1951 से लेकर 1981। जो 1911 से लेकर 1921 के बीच में ना वो ऋणात्मक था। क्या था? ऋणात्मक। और 1951 से 1981 क्या था? तो वो जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट की अवधि था। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति। भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो विवाह है। कौन सा? विवाह है। तो ये जो है आपका टोटल यहाँ से 65 क्वेश्चन, कितना? 65 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल जब 65 क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव देखें 2026 एग्जाम के लिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक से लेकर 3 चैप्टर तक। ठीक है ना? तो यहाँ से हम लोग 3 चैप्टर इसको पूरा क्लियर कर लिया। अगर आप क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 7759811271, इस पे जो है आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में।